अगला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ उस पर। पहले तो देखो, आपको एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी एक्सिस के लो किसी पॉइंट के ऊपर। तो ये अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है टॉपिक का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप। कौन सा लूप है? हाँ भाई, अलग अलग शेप के लूप हो सकते हैं, तो यहां पे हम सर्कुलर लूप के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। किसके लिए कैलकुलेशन करनी है? एक सर्कुलर लूप के लिए कैलकुलेट करके देखना है कि उसकी वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इधर, एक लूप कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करेंगे? एक लूप कंसिडर करेंगे। ये जो लूप है ये इसका सेंटर मान लो, इस लूप की रेडियस है स्मॉल ए, और इसकी एक्सिस के ऊपर ये कोई पॉइंट है P। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। P की डिस्टेंस भी बता देते हैं हम। एलिमेंट, ये जो लूप है इसके सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है x। ये जो लूप है इसमें फ्लो होने वाला करंट है I। कितना करंट फ्लो रहा है इसमें? I करंट फ्लो रहा है। और ये लूप रखा हुआ है कैसे? तो देखो, एक चीज, एक सिंबल आपको याद रखना है कि जब भी आपको कोई लूप दिखाया हुआ हो और उस लूप की जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जिस पोर्शन के ऊपर से जा रही होगी वो हमेशा पीछे की तरफ होगा। तो अगर मैं इधर ऑब्जर्वर बन के खड़ा हूं तो ये वाला पोर्शन मुझे पीछे दिख रहा है और ये वाला पोर्शन आगे निकला हुआ है, और लूप ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे रखा हुआ है। मतलब मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे कंप्लीट सर्कल दिखेगा ऐसे। अब फ्रंट व्यू है ना, इसलिए ये थोड़ा पिचका हुआ सा दिख रहा है। अगर आप इधर से देखोगे, है ना, एक्चुअल में तो फ्रंट से देखोगे तो एक लाइन ही दिखेगी आपको। एक्चुअल में तो ये होगा, है ना। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा रखा है ताकि आपको दिख जाए ये। इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा होगा तो उसको करंट की डायरेक्शन क्या नजर आएगी बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। ये वाला पोर्शन किधर है? पीछे। ये वाला पोर्शन किधर है? आगे। थोड़ा इमेजिन करके चलना, इसमें 3D डायग्राम बन रहा है। ये एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से जाएगी वो हमेशा पीछे, ये वाला पोर्शन आगे। करंट की डायरेक्शन इधर से देखने पे क्या दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। और बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है लिख लेते हैं इधर। dB इक्वल्स टू, बताओ क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो? dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर के। अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो ये चीज तो हमको ऑलरेडी पता है, इसको यूज करेंगे। देखो, बायो-सावर्ट्स लॉ जब भी आप अप्लाई करते हो तो उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके से अपन चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर दे रखा होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, लूप हो, स्ट्रेट वायर हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, उसके ऊपर आपको एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? एक छोटा सा करंट एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट, जिसकी लेंथ क्या होगी? dl। ठीक है। अच्छा, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। आपको पता है एलिमेंट को हमेशा क्या माना जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बताओ इसकी, डायग्राम देख के बताओ कि इस एलिमेंट dl की डायरेक्शन क्या कंसिडर करनी है? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि देखो करंट कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले इस एलिमेंट से जो करंट है वो आउटवर्ड आ रहा होगा और ऐसे घूम के इनवर्ड जा रहा होगा। तो नीचे अगर मैं ये एलिमेंट लेता, मान लो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl डैश। ये एलिमेंट क्या है? dl डैश। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, और इसमें आउटवर्ड। ये चीज समझ में आई क्या? पहले ये बताओ, ये जो एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन है बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि इसमें आउटवर्ड करंट आएगा, और ऐसे घूम के करंट इनवर्ड जा रहा होगा, तो नीचे वाले एलिमेंट में करंट हो गया इनवर्ड। चलो ठीक। अब सेकंड स्टेप ये होती है कि एलिमेंट के सेंटर से उस पॉइंट की तरफ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? पोजीशन वेक्टर r। ये है पोजीशन वेक्टर r। r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये a है, ये x है, तो ये कितना होगा? रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आसानी से बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ये a, ये x, तो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको r बोल रहे हैं हम लोग। तो अब ये बताओ कि ये जो dl एलिमेंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड, और ये जो r वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? बताओ भाई। यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या कंसिडर करनी है? आउटवर्ड। और ये जो r वेक्टर है ये तो बोर्ड वाले प्लेन में है, तो आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो तो इसके परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब एंगल कितना बनेगा?
90 डिग्री। अरे इसको मत ध्यान में देना कि भी ये सर इधर जा रहा है, आर इधर है, तो 90 कैसे हुआ? तो 90 ये तो बोर्ड में मैंने ड्रॉ किया है ऐसा, डीएल की डायरेक्शन आउटवर्ड है एक्चुअल में, बताया था ना, करंट आउटवर्ड आ रहा है इसमें इधर, और ऐसा करके इनवर्ड जा रहा है, तो डीएल डैश की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। तो ये आउटवर्ड है, ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आर वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अब बताओ कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, सॉल्व कर लो। dB इक्वल्स टू क्या लिख दूं? dB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। साइन 90 कितना? 1। तो आंसर आ जाएगा dB आएगा अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 कितना? 1। चलो ठीक है, ये आ गया अपने पास dB। अच्छा डायरेक्शन और बताओ, अभी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन इससे बता सकते हो, देखो भाई राइट हैंड रूल तो है ही अपने पास, लेकिन उससे थोड़ा समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ये ले लो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ले लो, इससे थोड़ा आसानी से बता दोगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? जो डीएल क्रॉस आर केप की डायरेक्शन है, जो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा डीएल की डायरेक्शन क्या बताइए आपको? आउटवर्ड। तो ये मान लो डीएल आउटवर्ड है, और आर वेक्टर ऐसे नीचे जा रहा है यहाँ पे, तो ये आर वेक्टर मान लो। ये देखो ये वाली सिचुएशन है, डीएल तो आउटवर्ड है और आर वेक्टर ऐसे जा रहा है, समझ में आया कि? तो डीएल क्रॉस आर करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डीएल और आर इनका क्रॉस इधर से इधर फिंगर्स को घुमाना है। देखो ऐसे रखोगे ना हाथ को तो ऐसे घूमेंगी फिंगर्स, डीएल से आर की तरफ घुमाना है, ऐसे रखो तो थंब इधर जा रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। किसकी डायरेक्शन है ये? डीबी की डायरेक्शन आ गई। दोबारा बताऊं क्या, समझ में आ गया भाई? डीएल की डायरेक्शन बताओ क्या है? आउटवर्ड, तो ये लो आउटवर्ड। आर वेक्टर किधर है? बोर्ड वाले प्लेन में इधर जा रहा है, ये लो यहां लगा के बता देता हूं, यही तो है। डीएल आउटवर्ड है, आर वेक्टर इधर है। अब इसको थोड़ा आगे ले आता हूं, ये लो, समझ में आया? डीएल इधर है, आर इधर है, कोई दिक्कत इसमें? डीएल क्रॉस आर करना है, ऐसे घुमा, इधर से इधर घुमाना है, ये होगा। थंब किधर गया? ऊपर ही तो गया, ऐसे एकदम ऐसे ऊपर नहीं है, लेकिन ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये है डीबी की डायरेक्शन, ठीक। अच्छा ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए भी सेम चीज कैलकुलेट करो। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस बताओ? आर। आर कितना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो एलिमेंट डीएल डैश की डायरेक्शन इनवर्ड है। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो पहले, डीएल डैश की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना डीबी डैश, वो कितना होगा? डीएल डैश एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे उसको डीबी डैश बोल दिया, कितना होगा? तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डैश साइन थीटा। बताओ थीटा कितना लेना है? डीएल डैश की डायरेक्शन इनवर्ड है, आर वेक्टर इधर है, एंगल वही 90 बनेगा, मतलब थीटा यहाँ पे भी क्या होगा? 90। तो साइन 90 पुट करोगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर तो सेम ही है। तो बताओ डीबी डैश कितना आएगा? यह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यूज सेम आएंगी? इसलिए सेम आएंगी क्योंकि ये जो डीएल और डीएल डैश है ये बराबर लिए हमने। तो मैं यहां लिख देता हूं हियर DL and DL dash are equal, hence DB and DB dash is also equal। बात समझ में आ गई क्या? DB और DB dash भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा डायरेक्शन हो बताओ, DB dash जो मतलब इस एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वापस देखो DL dash की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये मान लो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये वेक्टर, DL dash है ये। R वेक्टर इधर ऊपर की तरफ है, ये है ना R वेक्टर, ये है DL dash और ये है आर वेक्टर। थोड़ा आगे दिखा रहा हूं, है ना, ये देखो भाई ये है डीएल डैश, ये वाला क्या है? डीएल डैश, ये क्या है? आर वेक्टर। क्या करना है? डीएल क्रॉस आर करके देखो, ऐसे डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर। भाई डीएल वेक्टर की जो टिप है ना, डीएल वेक्टर की जो टिप है उसको आर वेक्टर की टिप से मिलाओ, ऐसे घुमा के ऐसे करना है, थंब नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो
तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको देख लो, जैसे क्या ये इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है? हाँ। ये डीएल के भी परपेंडिकुलर है क्या? तो डीएल आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, तो आउटवर्ड है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना इसके। ऐसे ये वाला जो एलिमेंट है ये इनवर्ड है, तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में डीएल डैश होगा, आर वेक्टर इधर होगा, ये देखो दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये आना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी कंडीशन है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर ही आता है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एलिमेंट्स का वो हमको पता चल गया। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ दो एलिमेंट क्यों लिए अपने, तो ये जानबूझ के लिए, हमारा काम एक एलिमेंट से भी चल सकता था, लेकिन एक से वो चीज़ समझ में नहीं आती जो यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेके समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हर जगह आपको दो एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है भाई। बायो सावर्ट्स लॉ में तो एक ही एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे दो क्यों लिए अभी समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले इन दो एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करने के लिए हम कंपोनेंट मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, डीबी और डीबी डैश के। कंपोनेंट करने के लिए आपको एंगल वगैरह एज्यूम करने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सेम ही बनेंगे, ये समझ रहे हो क्या? अच्छा, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? ये थीटा होना चाहिए। इसी तरीके से ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना चाहिए। एंगल समझ में आया क्या? अब कंपोनेंट्स करो। कंपोनेंट कैसे करने हैं? तो कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या आता है हमेशा? डीबी कॉस थीटा। और दूसरे वाला कंपोनेंट क्या आएगा? डीबी साइन थीटा। ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा थीटा से जुड़ा हुआ, क्या बोलेंगे? डीबी डैश कॉस थीटा। और इधर जो कंपोनेंट आएगा क्या बोलोगे उसको? डीबी डैश साइन थीटा। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आया, हमने उसके कंपोनेंट कर लिए। और यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिली कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल भी होंगे, क्योंकि डीबी और डीबी डैश बराबर है, तो डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे हमेशा, और इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो हमेशा कैंसिल होंगे। मतलब जब आप इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे इस लूप की वजह से, तो लूप के ऊपर अगर आप किसी भी डायमीटर के ऊपर दो एलिमेंट्स कंसिडर करोगे, भाई लूप के ऊपर बहुत सारे डायमीटर बनेंगे, लूप के ऊपर तो कोई भी डायमीटर कंसिडर कर लो ऐसे ऐसे, तो हर एक डायमीटर के ऊपर ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जब आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा, और एक्सिस के एलोंग वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आने की वजह से हमेशा ऐड होगा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इन दोनों एलिमेंट्स का, तो मैं सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को, मतलब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करूंगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा। ये वाले तो कैंसिल हो ही चुके हैं। अब एक चीज सोच के बताओ, इस लूप के ऊपर क्या दो ही एलिमेंट होंगे? कितने एलिमेंट हो सकते हैं इसके ऊपर? इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, छोटे 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 ऐसे, ठीक है। और इनफाइनाइट एलिमेंट्स का कौन सा कंपोनेंट हमेशा ऐड हो रहा होगा? डीबी साइन थीटा, मतलब साइन वाला कंपोनेंट हमेशा ऐड होगा। कोस वाला कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा? पेयर में हमेशा कैंसिल होगा, क्योंकि लूप के ऊपर हमेशा डायमीटर के ऊपर दो एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और दो एलिमेंट आएंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस लूप की वजह से, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो डीबी साइन थीटा कंपोनेंट आ रहा है, जितने भी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट्स आएंगे इनको ऐड करना है। और क्योंकि ये इनफाइनाइट हैं, इसलिए इनफाइनाइट चीजों के एडिशन के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किसका करना है?
डीबी साइन थीटा का या 2 dB साइन थीटा का? भाई दो एलिमेंट लिए थे तो दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इनफाइनेट कंपोनेंट होंगे, सॉरी इनफाइनेट एलिमेंट्स होंगे तो इनफाइनेट कंपोनेंट दिखेंगे, तो आपको तो सबको ही ऐड करना है। तो 2 का कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है, फिर 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना आप, ये तो सिर्फ 2 इसलिए लिए ताकि समझ में आ जाए, बाकी इनफाइनेट होंगे। तो आपको सिर्फ डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे डीबी साइन थीटा का। चलो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, डीबी की वैल्यू पुट करो, वो रे डीबी की वैल्यू, डीबी डीबी डैश बराबर ही है वैसे, डीएल डीएल डैश बराबर है इसलिए, तो डीबी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये साइन थीटा आ रहा है यहाँ पे, साइन थीटा इस डायग्राम से ले लो, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है बताओ इसमें साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए बाई आर, यही आएगा क्या? अच्छा कुछ कांस्टेंट है क्या इसमें चीजें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, ये जो ए है ये भी कांस्टेंट, नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि आप भाई एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, जब आप इस लूप के ऊपर कोई भी एलिमेंट लोगे तो उस एलिमेंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस तो ये आर सेम ही आएगी, यहाँ पे पॉइंट लिया ये भी आर उतना ही आएगा, मतलब लूप ऐसे रखा हुआ है इमेजिन करो, और उसकी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस इधर से ये डिस्टेंस, इधर से ये डिस्टेंस, नीचे से ये डिस्टेंस, ये सब बराबरी तो आएगी, है ना, इसलिए ये आर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो क्या बचा इंटीग्रेशन में? सिर्फ डीएल बचेगा। और आपको पता है भाई डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? भाई ये छोटा एलिमेंट डीएल है, ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड कर लो, टोटल लेंथ कितनी आएगी? 2 पाई ए, रेडियस ए है ना यहाँ पे, तो 2 पाई ए यानी सरकमफेरेंस के बराबर आएगी। क्या लिखूंगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। बताओ सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 पाई से ये कैंसिल होकर 2 बचेगा नीचे, तो ये आएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब आएगा, लेकिन आर क्यूब की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे आर किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो इसका अच्छा ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या इसको? और इसका क्यूब करना है क्योंकि आर क्यूब है ना वहां पे, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर, भाई पावर 1/2 तो थी, पावर 3 और लगाओ तो ये 3/2 बनेगा। पावर कितनी बनेगी? पावर 3/2 बनेगी। ये आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। आया क्या समझ में? अब इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है, भाई ये जो लूप आपको दे रखा है इसमें कोई जरूरी थोड़ी है एक ही टर्न हो, सिंगल टर्न वाला लूप हो, नहीं। अगर ये कॉइल होगी तो इसमें एन टर्न्स होंगे, ऐसे एन लूप होंगे, और एन लूप होंगे तो हर एक का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्योंकि कॉइल होती है ना उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है हर एक लूप के अंदर, तो हर एक जो मैग्नेटिक फील्ड, हर एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा। और जैसे एन लूप है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो एन टाइम्स मिलेगा सिंगल लूप की कंपेरिजन में। भाई एक लूप है तो उसका इतना आया, 10 लूप होते एक ही जगह पे ऐसे ऐसे तो 10 गुना ज्यादा आता ना। तो अगर एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको लूप के गिवन होंगे कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल टर्न है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक, एक चीज और लास्ट, अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो क्या करोगे? भाई आपको बोला सेंटर पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे बताओ। ये पॉइंट जब यहां पे था तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी थी? एक्स। पॉइंट अगर मैं सेंटर पे ही ले लूं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पॉइंट सेंटर पे ले आओ, एक्स की वैल्यू होगी नहीं, एक्स 0 होगा। एक्स 0 होगा तो 0 पुट करो यहाँ पे। ए स्क्वायर पावर 3/2 क्या बनेगा? ए स्क्वायर पावर 3/2, 2 इंटू 3/2 क्या बनेगा? क्यूब, है ना। तो ये अच्छा ए क्यूब बनेगा तो ऊपर ए स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब कैंसिल होकर नीचे ए बचेगा सिर्फ। समझ रहे हो क्या बात? आंसर क्या आएगा? बी इक्वल्स टू बी एट द सेंटर म्यू नॉट आई एन अपॉन 2a। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा। आया कि नहीं आया समझ में? और अगर आपको ग्राफ पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ में, वो और देखो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस x के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका ग्राफ आपको पूछ लिया। एक चीज बताओ, x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0।
एक्स की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम हो सकती है 0। और जब ये सबसे छोटा होगा, बाकी चीजें सारी कांस्टेंट है, ये एक्स जब सबसे छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा आ रहा होगा, मतलब लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा होगा। ये है बी एट द सेंटर वाली पॉइंट, है ना। और अगर सेंटर से आप इधर जाओगे, अगर आप लूप के सेंटर से इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी, कम होती जाएगी, तो ये ग्राफ बनता है इसका। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस एक्स के साथ में ग्राफ हो गया। आगे क्या बात है समझ में, ठीक है। देख लो यहां तक कोई भी डाउट हो तो। एक चीज और बची है लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये कैसे पता करोगे। तो इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही है। देखो वायर के लिए क्या करते हो, उससे उल्टा करना है, लेकिन वायर के लिए करंट की डायरेक्शन में किसको रखते हो, थंब को। और मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, फिंगर्स। फिंगर जिस डायरेक्शन में वायर के राउंड कर्ल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यहाँ एकदम उल्टा करना है, कोई भी लूप दे रखा हो तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा लो, थंब इधर जा रहा है, भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा ना। ये सारे कंपोनेंट ऐड होंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा। इसका मतलब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ये सर्कुलर लूप के लिए नहीं है, किसी भी टाइप के लूप के लिए अप्लाई कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। समझ में आया क्या। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं।